वेलकम स्टूडेंट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ मशीन डिज़ाइन सब्जेक्ट। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द वेल्डेड जॉइंट देखा था और कुछ केसेस देखे थे लैप जॉइंट के, ट्रांसवर्स जॉइंट एंड पैरेलल जॉइंट, उनके डिज़ाइन भी देखा था और उसका न्यूमेरिकल भी देखे थे। तो वी हैव सीन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डेड जॉइंट एंड ओवर द रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। अगर आप सिलेबस की हम बात करें AQTU के, तो सिंगल ट्रांसफर्स, डबल ट्रांसफर और पैरेलल फ्लैट, इन्हीं तीनों के केस में न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। आपके सिलेबस में जो स्पेसिफाई है स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर्स एंड फिलेट वेल्ड, ट्रांसफर्स एंड पैरेलल फिलेट वेल्ड, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट भी है, तो वो भी देख लेंगे आज। टाइप्स ऑफ बट जॉइंट ये हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अदर जॉइंट्स आर कॉर्नर, एज एंड टी जॉइंट, तो इसके न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में। स्ट्रेंथ ऑफ ट्रांसफर्स फिलेट बेल्ट, तो ये हमने देखा था फॉर्मूला, जो थ्रोट एरिया होता है, मतलब ये जो थ्रोट थिकनेस होती है, थ्रोट थिकनेस टी, इसको हम मल्टीप्लाई कर दें एल से। ठीक है, एल इज द लेंथ ऑफ द बेल्ट, तो हमारा थ्रोट एरिया आ जाता है। थ्रोट एरिया वो एरिया जहाँ से फ्रैक्चर होने के चांस होंगे, यानी वेल्डेड जॉइंट जहाँ से टूटेगा वो हमारा थ्रोट एरिया हो गया। तो टी को निकालने का तरीका क्या था? टी को निकालने का तरीका था टी इज इक्वल टू एस इंटू साइन 45, या you can say S is the thickness of plate. S is thickness of plate, यानी जिन दो प्लेट्स को हम ज्वाइन कर रहे हैं उसमें एक प्लेट की थिकनेस S है। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस अलग है और S अलग है। तो इन भंडारी की किताब में इस S को H से शो कर रखा है। ठीक है, भंडारी की किताब में इस S को H से शो किया है, बस इतना देखेंगे हम। अब भंडारी के न्यूमेरिकल देखेंगे भंडारी की किताब से, तो उसको ध्यान रखना। T is different and S is different. S is plate thickness जिसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, और ये थ्रोट थिकनेस है, एक इमेजिनरी थिकनेस है जो कि हम मान के चल रहे हैं जहाँ से वेल्डिंग जॉइंट हमारा ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। न्यूमेरिकल में मेनली वी वर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट लेंथ। सपोज दिस इज लेंथ ऑफ द वेल्ड, तो वही निकालना था हमें। तो ये न्यूमेरिकल हमने सबने देख लिए थे। ठीक है, तो सम अलाउंसेस आर एडेड फॉर स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द वेल्ड बीट। तो होता क्या है, ऑपरेटर को पता नहीं चलता, अंदाजा नहीं लगता है कि कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ पर स्टॉप करना है। अगर वो पहले स्टॉप कर दें या अगर वो पहले स्टॉप कर देगा तो हमारा जो डिज़ाइन है वो अधूरा रह जाएगा। तो इसके लिए हम कुछ अलाउंसेस ऐड करते हैं, ये मैंने बताया था। तो ये किसी किसी डिज़ाइन बुक में 12.5 वैल्यू है और कहीं कहीं 15 mm है। ठीक है, तो हमने जितने भी न्यूमेरिकल देखे थे उसमें 15 mm ऐड किया था। ये न्यूमेरिकल जो है वो भंडारी से है। ठीक है, तो ये सारे न्यूमेरिकल हमने देख लिए थे। इन एवरी न्यूमेरिकल वी कैलकुलेटेड द लेंथ। सब दिस इज द पैरेलल फिलेट वेल्ड, इसमें हमने लेंथ निकाल दी थी। ठीक है, दोनों साइड लगाया तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ था, तो 2 इंटू 0.717 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.414। तो ये 1.414 आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो रेजिस्टेंस टू द वेल्ड इज इक्वल टू 1.414 H is nothing but L, और H is nothing but thickness of the plate, L into torque। तो thickness of the plate is given 10, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी लेंथ। तो सारे के सारे न्यूमेरिकल में वैसे ही था, कहीं पर पैरेलल फिलेट था, कहीं पर ट्रांसवर्स फिलेट था। तो जहाँ पर ट्रांसवर्स है वहाँ सिग्मा टी इज द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर, और जहाँ पर पैरेलल फिलेट है वहाँ पर शेयरिंग फेलियर होगा, वहाँ पर आप टाउ लोगे। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी। जहाँ पर ट्रांसफर्स फिलेट है तो वहाँ सिग्मा टी हम लगाएंगे फॉर्मूले में स्ट्रेस वाले, और जहाँ पर पैरेलल फिलेट है वहाँ पर टाउ यानी शेयर की वजह से फेलियर होगा। ठीक है, तो नाउ जस्ट डिस्कस द सम स्पेशल केस। तो लेट अस सी दिस केस। अभी तक जो हम बात कर रहे थे, ये कौन सा जॉइंट हो गया? ये जॉइंट है हमारा पैरेलल फिलेट। पैरेलल फिलेट कह लो या पैरेलल लैप जॉइंट कह लो, पैरेलल फिलेट वेल्डेड जॉइंट। तो अभी तक हम बात कर रहे थे वहां पर लेंथ जो थी बराबर थी। जो लेंथ थी अभी तक हमने जितने भी केसेस में करी,
लेंथ ऑफ द वेल्ड वीड 1, अगर ये W1 है वेल्ड वीड 1 और वेल्ड वीड 2, तो दोनों ही वेल्ड वीड की जो लेंथ थी वो बराबर थी, अभी तक हम देख रहे थे, बट इस केस में बराबर नहीं है। ठीक है, यहाँ लेंथ वेरी कर रही है, वी कैन से एक्सियली लोडेड अनसिमेट्रिकल वेल्डेड जॉइंट। ठीक है, जब बराबर थी तो यहाँ पर लेटर से L1 है और ये L2 है, तो L1 इज इक्वल टू L2। ठीक है, तो हम जो डिजाइन क्राइटेरिया लगा रहे थे, टोटल P इज इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे 0.707 HL इंटू टॉर्क, वेयर L क्या था, वेयर L इज द लेंथ ऑफ वेल्ड बीट ऑफ वन साइड, क्योंकि यहाँ पर L1 इज इक्वल टू L2 था। अगर L1 की वैल्यू होगा 20 mm है, ठीक है, तो ये 20 mm इधर हो गया और 20 mm इधर हो गया, इस वजह से हमने 12 कर दिया। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा तो टोटल L इज इक्वल टू L1 प्लस L2। ठीक है, टोटल लेंथ अगर हम, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस केस में देखो हम क्या करेंगे, जस्ट वी जस्ट कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी फर्स्ट। तो फोर्स जो है वो कहाँ पर एक्ट कर रहा है, इट इज एक्टिंग एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी and this force is distributed it is registered by weld weight 1 as well as weld weight 2। ये जो फोर्स है दोनों ही वेल्ड वेट रजिस्ट करेगी। भाई ये छोटा है तो ये थोड़ा कम करेगा रजिस्ट, ठीक है, ये ज्यादा रजिस्ट करेगा, बस इतना ही अंतर है। अगर P की वैल्यू अगर 150 किलो न्यूटन है तो मे बी ये 50 किलो न्यूटन रजिस्ट करेगा और ये 100 किलो न्यूटन रजिस्ट करेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे, P1 इज इक्वल टू 0.707। अगर मान के चलो ये होता ही नहीं, अगर केवल P यहाँ लग रहा होता तो सिंगल मतलब एक ही तरफ अगर वैल्यू बनती, तो ऐसे ही निकलते हम P1 इज इक्वल टू 0.707 H इंटू L1 इंटू टॉर्क, क्योंकि पैरेलल फिलेट है, क्राइटेरिया क्या रहेगा हमारा, शेयर, तो यहाँ पर टाउ से मल्टीप्लाई किया। अगर यही हमारा साथ ही साथ अगर ट्रांसफर फिलेट भी लगा होता तो दो केस में करते हैं हम, जहाँ ट्रांसफर की इक्वेशन लिखते हैं वहाँ सिग्मा T से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिमिलरली P2 इज टू 0.707 HL2 इंटू टॉर्क। ठीक है, तो P इज टू P1 प्लस P2, जैसे मैकेनिक्स में हम लोग करते हैं, SFD VMD के क्वेश्चन जो करते हैं, रिएक्शन जो है वो बराबर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, P इज टू P1 प्लस P2। ऑल्सो इफ वी टेक मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू Y1, P1 इंटू Y1, देखो P1 इंटू Y1 ये अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इसे नेगेटिव ले लो एंटी क्लॉकवाइज, प्लस P2 इंटू Y2 ये क्लॉकवाइज है तो 0, तो P1 इंटू Y1 इज इक्वल टू P2 इंटू Y2। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो P1 इंटू Y1 इज इक्वल टू P2 इंटू Y2। तो यहाँ पर P1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, इस इक्वेशन में P1 की वैल्यू यहाँ से रख दो, P1 की वैल्यू रखने के बाद 0.707 H ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, L1 Y1 प्लस L2 इंटू Y2। ऑल्सो वी नो दैट टोटल लेंथ, एक इक्वेशन हमारी आ गई L1 Y1 इज इक्वल टू L2 Y2, तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारी। दूसरी इक्वेशन आ गई L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। ठीक है, ये L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L। तो टोटल फोर्स, अगर हम टोटल फोर्स की बात करें, फोर्स में हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, 0.707। तो लेट अस, अगर आप मान के चलो कि एक ही साइड होता अगर ये, मतलब टोटल लेंथ को हम कंसीडर करेंगे ना, 0.7, इक्वेशन तो वही रहेगी 0.707 इंटू H, 0.707 इंटू H L1 प्लस L2 इंटू टॉर्क, या फिर टोटल फोर्स, वी कैन कैलकुलेट टोटल फोर्स L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L, P इज इक्वल टू 0.707 H L इंटू टॉर्क। तो एक ये इक्वेशन काम की हो गई, ये यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ ये लगा देंगे इक्वेशन। ठीक है, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब ये 3 इक्वेशन आप ध्यान रखो, क्वेश्चन मतलब आधे पन्ने का क्वेश्चन है, 4 लाइन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो रिमेंबर दिस इक्वेशन, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, L1 Y1 इज इक्वल टू L2 Y2, L1 प्लस L2 इज इक्वल टू
L, ये 1 नहीं है, ये L है, L1 plus L2 is equal to L. Now see the question. A 200 into 100 into 10 angle is welded to a steel plate by means of a fillet weld. As shown in the figure, the angle is subjected to a static force of 150 kilonewton and the permissible shear stresses are 70. टाउ की वैल्यू दे रखी है 70 मेगा पास्कल. डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द वेल्ड एट द टॉप एंड बॉटम. तो L1 और L2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो टोटल P कितना हो जाएगा, P1 प्लस P2. चाहे तो आप वो इक्वेशन लगा दो या फिर कंबाइन करके लगा दो. P इज इक्वल टू टोटल P इज इक्वल टू 0.707. चाहे तो ये इक्वेशन हम कंबाइन करके लगा दो, P1 प्लस P2 करके कर लो. P1 प्लस P2 करके करोगे तो क्या हो जाएगी 0.707. H कॉमन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, और L1 प्लस L2 क्या है L. तो 0.707 इंटू H इंटू L इंटू टाउ. तो यहाँ से टाउ की वैल्यू पता है, H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू हमें थिकनेस पता है 10 mm. ठीक है, और P की वैल्यू पता है हमें 150 किलो न्यूटन, 150 इंटू 10 की पावर 3. तो यहाँ से L की वैल्यू हो जाएगी. तो लेट अस सी L की वैल्यू क्या आ रही है. यहाँ से P इज इक्वल टू 0.707 H L टाउ से L की वैल्यू आ गई 303.1 mm. ये L की वैल्यू आ गई. ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन लगा दो, L1y1 इज इक्वल टू L2y2. ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूँ. L की वैल्यू आपकी आ गई 303.1. इक्वेशन लगा दो L1y1 इज इक्वल टू L2y2. L1 इंटू y1, y1 क्या होगा, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया. ठीक है, तो y1 की वैल्यू कितनी हो गई 200 माइनस 71.8, ये 71.8 दे रखा है, इज इक्वल टू L2 इंटू 71.8. तो यहाँ से L1 और L2 में एक रिलेशन आ जाएगा, L1 अपॉन L2 का रेशियो आ जाएगा. और L की वैल्यू हमें पता ही है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, L1 और L2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी. ठीक है, तो L1y1 इज इक्वल टू L2y2, L1 और L2 में एक रिलेशन आ गया. वी ऑल्सो नो दैट L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. दोनों को सॉल्व करके L1 और L2 की वैल्यू हमें मिल गई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट केस इज वेल्डिंग जॉइंट सब्जेक्टेड टू अ बेंडिंग मोमेंट. तो बेंडिंग मोमेंट जैसे इस तरीके से है, सपोज देयर इज अ कैंटिलीवर बीम. ठीक है, कैंटिलीवर बीम है और उसको मतलब आपने ज्वाइन किया है इस तरीके से. कोई बीम है, ठीक है, और इसको आपने किसी कैंटिलीवर से फिक्स कर रखा है. तो फिक्स करने का तरीका देखो क्या होगा, तो ध्यान से देखो. ये कोई दीवार है, ऐसे समझ लो कोई दीवार के अंदर आपने बीम को फिक्स किया है. तो वेल्डिंग करनी है आपको. दो तरीके हैं वेल्डिंग करने के. एक तो आप वेल्डिंग आप ट्रांसफर डायरेक्शन में कर दो. एक तो वेल्डिंग जो है वो सपोज ये लोड अगर P लग रहा है, P लग रहा है, एक तो आपने यहाँ कर दी, इस तरीके से वेल्डिंग कर दी. ठीक है, तो अब देखो साइड व्यू में जो आपको नजर आ रही है वो यही वेल्डिंग नजर आ रही है ना. दूसरा तरीका क्या हो गया, आपने इधर की साइड भी वेल्डिंग कर दी. ठीक है, इसको थोड़ा सा 3D में आप इमेजिन करने की कोशिश करो. दूसरा तरीका ये हो गया, आपने इस तरीके से वेल्डिंग कर दी, यानी आपने इस तरीके से वेल्डिंग कर दी, यहाँ भी कर दी और यहाँ भी कर दी. अगर आपने यहाँ पर वेल्डिंग करी तो ये पैरेलल फिलेट कहलाया. ठीक है, अगर आपने इस साइड करी तो ये ट्रांसवर्स फिलेट कहलाया. दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फिलेट. ठीक है, तो या तो आप यहाँ एक साइड करोगे या दोनों साइड करोगे. आइदर यू डू द जॉइंट. ठीक है, आइदर यू डू दिस फिक्सिंग बाय पैरेलल और बाय ट्रांसवर्स और बाय बोथ. आप पैरेलल भी लगा दोगे और ट्रांसवर्स भी लगा दोगे. ठीक है, तो उसमें क्या डिफरेंस है वो ध्यान से सुन लेते हैं. कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज वेल्डेड टू अ सपोर्ट बाय मींस ऑफ टू फिलेट वेल्ड W1 एंड W2. तो यहाँ पर केवल पैरेलल फिलेट ही लगाया है.
अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, एक थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक लोड लग रहा है P, इसको अगर हम इस एक्सिस पे अगर ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पर अगर ट्रांसफर करेंगे तो इसके अलोंग एक लोड लग जाएगा और साथ ही साथ एक मोमेंट जनरेट होगा, P इंटू ई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स द एसेंट्रिक लोड P कैन बी रिप्लेस, मतलब अब ये लोड हट गया P, by an equal and similar directed force P acting along the plane of the weld with a couple P into E। तो एक कपल लग जाएगा और एक फोर्स जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो when we are transferring a force P, also a couple P into E, तो P into E जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा बेंडिंग मूवमेंट के लिए, और ये जो लोड P हमने ट्रांसफर किया है along this plane, तो उसकी वजह से शेयरिंग होगी। क्यों होगी शेयरिंग? बिकॉज दिस इज अ पैरेलल फिलेट, ये पैरेलल फिलेट है, तो उसकी वजह से शेयरिंग होगी। तो ये जो शेयर होंगी वो सिंपल शेयर है, दैट विल बी लोड अपॉन एरिया। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होंगी, सॉरी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से जो बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होंगी, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाई एम बाई आई इंटू वाई। ठीक है, सो देख लेते हैं। अच्छा, ये अब जो ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो गया, ये कंबाइंड का क्वेश्चन हो गया। अब एक तरीके का लोड नहीं लग रहा है, इसमें दो तरीके के लोड लग रहे हैं। एक एक्सियल लग रहा है, ठीक है, एक तो उस अलोंग द डायरेक्शन लग रहा है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेयर, और एक जो लग रहा है बेंडिंग लग रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है, और शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस मतलब सिंपल शेयर स्ट्रेस डेवलप हो रही है, और एक बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो हमारा ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा टाउमैक्स। तो ये केस कौन सा हो गया? अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की को रिकॉल करो तो ये केस कौन सा हो गया? इट इज सब्जेक्टेड टू अ सिग्मा बी बेंडिंग मोमेंट, एंड साथ ही साथ इसमें एक शेयर भी लग रहा है, साथ ही साथ शेयर भी लग रहा है। तो ये वाला केस हो गया सिंपल। तो इस केस में टाउमैक्स क्या निकालते थे हम? अंडर रूट सिग्मा एक्स अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। तो मैक्सिमम मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउमैक्स निकालते थे, तो टाउमैक्स की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने कैसे किया। टाउ 1, द फोर्स P थ्रू द प्लेन ऑफ द वेल्ड causes द प्राइमरी शेयर फोर्स which is given by tau 1 is equal to P by A। ठीक है, where A is the throat area of all the weld, the moment MB causes the bending stress। तो एक स्ट्रेस तो ये हो गया डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और दूसरा जो बेंडिंग लग रही है वो यहाँ से कैलकुलेट कर लिया हमने। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये ट्रांसफर किया P एंड मोमेंट, तो ये कंबाइंड हो गया। दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये कंबाइंड लोड का न्यूमेरिकल हो गया। तो आपको कोई ना, ये आप कंसेप्ट आपको टाउमैक्स वाला लगाना पड़ेगा। द बेंडिंग स्ट्रेस आर अज्यूम टू एक्ट नॉर्मल टू द थ्रोट एरिया, द रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब देखो टाउ 1 तो बहुत आसानी से निकल आएगा, लोड अपॉन एरिया। न्यूमेरिकल में अगर लोड दे रखा है तो लोड अपॉन एरिया, ए इज द थ्रोट एरिया ऑफ ऑल वेल्ड, तो ये तो आसानी से निकल आएगा। अब यहाँ निकालने में क्या दिक्कत होगी? आई निकालने में दिक्कत होगी बिकॉज जो हमें आई जो चाहिए हमें अब इसका चाहिए हमें आई, ये जो क्रॉस है हमें इसका डायमीटर से मतलब नहीं है। ये डायमीटर है, चाहे ये शेफ्ट है, चाहे ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो उस सेक्शन से, उस वेल्ड वीड से लेना देना है। हमारा जो वेल्ड वीड है, वेल्ड वीड का जो सेक्शन था वो कुछ कुछ ऐसे था, ये आप देख सकते हो, ये ट्रायंगुलर है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर है, तो इसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और पूरा जो, जब एक ट्रायंगल इधर बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा एक ऐसे, एक वेल्ड वीड हमारी यहाँ बन रही है, एक वेल्ड वीड यहाँ बन रही है W1,
और एक वेल्ड विड्थ बन रही है W2। तो ये जो भी आपका स्ट्रक्चर है, अगर फ्रंट से देखोगे जो ट्रायंगुलर है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा आई एक्सेस से। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम यहाँ इस एक्सिस के अबाउट लेंगे। क्यों? क्योंकि बेंडिंग इस एक्सिस के अबाउट हो रही है, बेंडिंग जो हो रही है इस एक्सिस के अबाउट ले रही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला, इसका निकाला, दोनों को ट्रांसफर कर दिया। और कैसे ट्रांसफर कर देते हम? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो वी डू दिस बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो देखो, रेफरिंग टू दिस फिगर यूजिंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वेल्ड वीड W1। तो जो वेल्ड वीड बन रही है, फ्रंट में आपको ट्रायंगुलर दिख रही है और ये अलोंग द लेंथ जा रही होगी कहीं वेल्ड वीड। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द एक्स एक्सिस इज गिवन बाई 1/12 BT क्यूब, 1/12 BT क्यूब, where T is the throat, where T is the throat, here T is the थ्रोट लेंथ। तो हमने क्या लिया था? T पहले हमने क्या लिया था? थ्रोट लेंथ। तो ये जो T है, दिस इज नथिंग बट ये जो हमने कल देखा था BT, दिस T इज थ्रोट लेंथ। ठीक है, तो 1/12 BT क्यूब, 1/12 IXX इज इक्वल टू 1/12 BT क्यूब प्लस एरिया कितना हो जाएगा? B इंटू टी। V इज द विथ, V जो है वो आपकी विथ है। ठीक है, B इंटू टी इंटू कितना हमें ट्रांसफर करना है यहाँ पर? ये अगर D है, लेट अस से D इज द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड V इज द विथ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन। ठीक है, तो डेप्थ है, ये dy2 हो जाएगा, dy2 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम से IXX आ गया। क्योंकि t की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो हमारी टर्म क्या बची? BT इंटू dy2 का स्क्वायर, ये VT d²/4। ये तो हमने निकाला वेल्ड वीड 1 का, अब हमें 2 का भी निकालना है। तो दोनों का सिमेट्रिकल ही है, तो हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर द टू सिमेट्रिकल वेल्ड वीड IXS इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ IXX। तो T इंटू 1/2 इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 टोटल IXX इज इक्वल टू टोटल रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू T इंटू VD²/2। ठीक है, तो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में ज़्यादा समझ में आएगा अच्छे से। अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज वेल्डेड टू सपोर्ट बाय मींस ऑफ फिलेट वेल्ड एज शोन इन द फिगर। डिटरमाइन द साइज ऑफ द वेल्ड इफ द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द वेल्ड इज लिमिटेड टू 75 न्यूटन पर mm²। तो देखो, न्यूमेरिकल 3 तरीके के हैं। एक न्यूमेरिकल इससे पहले दे रखा था भंडारी में, जिसमें केवल पैरेलल फिलेट है। एक न्यूमेरिकल दे रखा था जिसमें ट्रांसवर्स फिलेट है। तो ये जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, इसमें पैरेलल भी लगी हुई है और ट्रांसवर्स भी लगी हुई है। तो आप देख सकते हो यहाँ से साइड व्यू, इसका जब आप साइड व्यू देखोगे इस बीम का, तो यू विल सी द वेल्डिंग जो है वो चारों तरफ कर रखी है। चारों तरफ का क्या मतलब हुआ? आपके ये पैरेलल वेल्डिंग, पैरेलल फिलेट भी लगा रखा है और ट्रांसवर्स फिलेट भी लगा रखा है। ठीक है, तो लेंथ दे रखी है, ई की वैल्यू दे रखी है 500, लोड दे रखा है 25 और डेप्थ दे रखा है D इज इक्वल टू 150 mm। ठीक है, और ये विथ कितनी दे रखी है? V इज इक्वल टू 100 mm। ठीक है, T की वैल्यू आपको नहीं पता है, T इज अननोन, यानी जो थ्रोट एरिया है वो आपको, थ्रोट थ्रोट लेंथ आपको नहीं पता है, T की वैल्यू नहीं पता है। अगर T की वैल्यू पता चल जाएगी तो आपको वेल्ड थिकनेस भी पता चल जाएगी। अगर हमें थ्रोट वैल्यू पता चल जाएगी तो ये S की वैल्यू भी पता चल जाएगी। इफ समहाउ वी नो द वैल्यू ऑफ दिस T, तो जो S की वैल्यू है ये भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, T इज इक्वल टू
S इंटू 0.707। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम ना। देखो वेल्ड तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें दो तरीके से हम क्या करेंगे, इस लोड को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। इस लोड को हमने ट्रांसफर कर दिया 25 किलोमीटर का यहाँ पर, और साथ ही साथ एक मोमेंट या कपल एक लग गया 25 इंटू 10⁻³ इंटू 500, इस वैल्यू का हमें कपल लग गया। तो τ1 बिकॉज ऑफ दिस 25 किलोन्यूटन, एक सिंपल शेयर ऐड कर रहे हैं, लोड अपॉन एरिया 25 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया ऑफ द, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा बी इंटू टी फॉर दिस पैरेलल फिलेट, एंड फॉर दिस ट्रांसवर्स फिलेट विल बी 150 इंटू टी। तो टोटल एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तो टोटल एरिया वी टी बी इंटू टी, ये दो बार है बी इंटू टी, ट्वाइस ऑफ बी इंटू टी, प्लस एरिया मैं अलग से निकाल देता हूँ, एरिया ट्वाइस ऑफ बी इंटू टी प्लस डी इंटू टी। तो ट्वाइस ऑफ टी को अगर हम कॉमन ले लें, बी प्लस डी कितना है 100 प्लस 150। तो देख लेते हैं एरिया कितना है। एरिया विल बी ट्वाइस ऑफ 100t प्लस 150t इज इक्वल टू 500 इंटू टी। तो τ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, τ1 की वैल्यू जाएगी 25 इंटू 10⁻³ अपॉन 500t, वेयर 500t इज द टोटल एरिया, यानी जो वेल्ड एरिया है हमारा वो कितना है, द टोटल एरिया ऑफ द हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली वेल्ड। टोटल एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया 500 इंटू टी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस 25 इंटू पी इंटू ई की वजह से बेंडिंग जो हो रही है उसमें, उसकी वजह से कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तो सिग्मा वाई वाई इज इक्वल टू एम बाई आई, वेयर वाई इज इक्वल टू डी बाई टू, वाई इज इक्वल टू 150/2। तो एक्सिस क्या होगी, जिस एक्सिस के अबाउट बेंडिंग हो रही है वो एक्सिस ये होगी, दिस विल बी द एक्सिस, लेट अस से दिस इज आई एक्स एक्स। तो हमें आई एक्स एक्स निकालना है कंबाइंड। तो आई एक्स एक्स दोनों पैरेलल फिलेट का भी निकालना है और ये ट्रांसवर्स फिलेट का भी निकालना है। तो अगर हम ट्रांसवर्स फिलेट की बात करें तो उसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इस ट्रांसवर्स फिलेट की बात करें, इसकी और इसकी, इसमें कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस आई एक्स एक्स ही है। ठीक है, तो पहले इसका लिख लेते हैं 1/12 t इंटू 150 का क्यूब प्लस 1/12। अब ये दोनों सेक्शन के लिए, एक सेक्शन 1 के लिए और एक सेक्शन 2 के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आई एक्स एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू दिस प्लस 1/12 अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल के इसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा यहाँ पर, तो इस एक्सिस के अबाउट हो जाएगा हमारा बी यानी 100 इंटू टी क्यूब, प्लस ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, एरिया हो जाएगा बी इंटू टी यानी 100 इंटू टी, 100 इंटू टी इंटू डेप्थ 150 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको मैं दिखा देता हूँ, आई होप समझ गए होगे आप लोग। मैं दिखा देता हूँ इसे। तो टाउ तो हो जाएगा हमारा 25 इंटू 10⁻³ अपन 500 इंटू टी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो 1/12 बी टी क्यूब। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हमने क्या किया, ये जो एरिया था इस एक्सिस के अबाउट हमें, इस एक्सिस के अबाउट है हमारा, इस एक्सिस के अबाउट है 1/12 बी इंटू टी क्यूब, प्लस इसको ट्रांसफर कहाँ करना है हमें, आई एक्स एक्स पे ट्रांसफर करना है। तो बी इंटू टी इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर, और इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल है,
इस वेल्ड विड्थ का निकाला, लेट अस से दिस इज वेल्ड विड्थ नंबर 3, दिस इज वेल्ड विड्थ नंबर 4, दिस इज वेल्ड विड्थ नंबर 1 एंड दिस इज वेल्ड विड्थ नंबर 2। तो 1 और 2 का तो आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 वेल्ड टी डी क्यूब हो गया। और फॉर द वेल्ड विड्थ नंबर 3 एंड 4 वी हैव टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग द पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगेन, बिकॉज दिस टी टर्म इज स्मॉल और उसका क्यूब जो है वो और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। नेग्लेक्ट करने के बाद जो आया, बी एंड डी आर लार्ज एज कंपेयर टू द थ्रोट डायमेंशन, तो टी की डायमेंशन 1 या 2 mm होगी, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, एंड नेग्लेक्टिंग द टर्म containing TQ we have this value IXX, तो IXX की वैल्यू जो है वो T की टर्म में निकाल लिया, तो अननोन इज T, बाकी हमें B पता है, D पता है, B की वैल्यू है 100 और D की वैल्यू है 150, तो वो लगाने के बाद हमें I की वैल्यू पता चल गई, I की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा Y की वैल्यू पता चल जाएगी। Y की वैल्यू कितनी है, 150 डिवाइडेड बाई 2, यानी डेप्थ है, जो हमारी डेप्थ है दैट डिवाइडेड बाई 2, तो ये 75 है। MB की वैल्यू हमें पता ही है 25,000, मूवमेंट कितना है 25,000, ये जो मूवमेंट है 25 इंटू 10⁻³ इंटू 500। ठीक है, आई की वैल्यू हमने यहाँ से देख के लगा दी, तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिल गई सिग्मा बी इन टर्म्स ऑफ टी। तो पहले हमें क्या मिला था, टाउ की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी मिली थी, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और अब हमें सिग्मा बी की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ टी, तो दोनों को टाउ मैक्स वाले फॉर्मूले में लगा दिया। बाय सॉल्विंग वी गेट 282.24 अपॉन टी, और इसके बाद मतलब यहाँ से हमें टी की वैल्यू पता चल गई, तो दिस इज इक्वल टू टाउ, और वेयर टाउ इज गिवन इन द न्यूमेरिकल, तो मैक्सिमम अलाउबल शेयर स्ट्रेसेस आर लिमिटेड टू 75, तो ये जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 75, तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू 75, तो टी इज इक्वल टू 3.76, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा थ्रोट लेंथ। ठीक है, एच की वैल्यू कैसे आएगी, यानी टोटल हमारा वेल्ड की लेंथ कितनी है, टोटल हमारा वेल्ड थिकनेस कितनी है, एच इज इक्वल टू टी अपॉन 0.707, तो दिस इज इक्वल टू 6 mm, तो यू कैन सी जो हमने कल देखा था, दिस इज टी एंड व्हाट इज एस, दिस टी इज इक्वल टू 0.707 इंटू एस, तो टी की वैल्यू निकल आई, एस की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन, एस की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन 0.707, और वेयर एस कह लो या एच कह लो एक ही बात है। ठीक है, दिस इज साइज ऑफ द वेल्ड, एस इज साइज ऑफ द वेल्ड, तो आंसर इज 3.76 अपॉन 0.707 इज इक्वल टू 5.32 को अप्रोक्सीमेट कर लिया 6 mm। ठीक है, तो एक तो अनसिमेट्रिकल वाला केस देख लिया हमने, और दूसरा इफ द वेल्डेड जॉइंट इज subjected to bending moment। नाउ अनदर केस इज स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इन द वेल्डेड जॉइंट। अगर हम वेल्डेड जॉइंट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कंसीडर करें, ऑब्वियसली बात है स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो गई वेल्डेड जॉइंट में, अगर हम उसको कंसीडर कर रहे हैं तो इन दोनों को देखते हैं पहले। अगर ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है और पैरेलल फिलेट वेल्ड है, ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड है तो केटी की वैल्यू हम 1.5 ले लेंगे, पैरेलल फिलेट वेल्ड के केस में केटी की वैल्यू 2.7 ले लेंगे। तो लेट अस से a numerical, a plate 100 mm wide and 12.5 mm thick is to be welded to another plate by means of parallel fillet weld। तो ये क्या है पैरेलल फिलेट वेल्ड, पैरेलल फिलेट वेल्ड है तो हमें क्या देखना है, इसके केस में वैल्यू स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू 2.7 है। द प्लेट आर सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ 50 kN, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेल्ड एंड द मैक्सिमम स्ट्रेस डज नॉट एक्सीड 56। तो देखो ये वही क्वेश्चन हो गया जो हमने पिछले लेक्चर में किया था, बस यहाँ पर ये क्या कह रहा है, आप पहले तो स्टैटिक लोडिंग के हिसाब से निकाल लो और बाद में फटीग लोडिंग के हिसाब से निकालो। तो स्टैटिक लोडिंग के हिसाब से ये सारे न्यूमेरिकल हमने पहले भी
कर रखे हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं स्टैटिक लोडिंग के हिसाब से लेंथ ऑफ द बेड, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, P इज इक्वल टू दैट लोड, P इज इक्वल टू 1.414 लेते हैं हम पैरेलल के केस में। तो पैरेलल के केस में दो जगह वेल्ड विड्थ बनती है, इनटू वेल्ड लेंथ इनटू वेल्ड थिकनेस इनटू L इनटू टाउ। तो एवरीथिंग इज नोन, यहाँ पर L की वैल्यू नहीं पता है हमें, L की वैल्यू आ जाएगी। तो ये लास्ट पिछले लेक्चर में हमने ये सब न्यूमेरिकल कर रखे हैं इस तरीके के। ठीक है, तो L की वैल्यू में हमने स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग का क्लियरेंस ऐड कर दिया, वी विल गेट 63 mm। और सेकंड हमें क्या रहा है, लेंथ ऑफ द वेल्ड एज पर द फटीग लोडिंग। तो फटीग लोडिंग के केस में बस ये जो टॉर्क यहाँ पर हमने लगाया है जो दे रखा है 56, उस 56 को आप डिवाइड कर दो 2.7 से, बस बाकी क्वेश्चन वैसा ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं करेगा। 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1.414 इंटू एस की वैल्यू दे रखी है 12.5 mm थिक, जो प्लेट की थिकनेस है 12.5 mm। ठीक है, 12.5 mm इंटू एल की वैल्यू आपको निकालनी है और टाउ की वैल्यू यहाँ से लगा दी 20.74। तो देख लेते हैं 50 इंटू 10⁻³ 1.414 इंटू एस यानी 12.5 इंटू दिस, तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी 136 और 136 में स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग का क्लियरेंस ऐड करके लेंथ आ जाएगी 148। तो यू कैन सी अगर हम स्टैटिक लोडिंग की बात करें तो लेंथ कितनी आ रही है 63, और अगर हम फ्लक्चुएटिंग लोड की बात करें, फटीग की बात करें, तो लेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है 148, यानी हमें वेल्डेड जॉइंट जो है वो और ज़्यादा मजबूत लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ रहा हूँ, वेल्डेड जॉइंट हमें और ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं, फटीग स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, वहाँ से टूटने के चांसेस होंगे। तो हम स्ट्रेंथफुल या मजबूत डिजाइन बनाने के लिए लेंथ को हम बढ़ा देते हैं। तो वो एक तरीके से फैक्टर ऑफ सेफ्टी है स्ट्रेस कंसंट्रेशन, ये मैंने पहले भी बताया था, डिस्कस किया था। तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो एक तरीके का फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो यहाँ पर एडिशनल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के सीधा सीधा आंसर आ गया। ठीक है, नाउ सी इन दिस केस, तो इन दिस केस लेट अस से दिस इज वेल्ड विड 1, वेल्ड विड 2, वेल्ड विड 3। तो ये जो वेल्ड विड है ये कौन सी है, ये ट्रांसवर्स है। ठीक है, और वेल्ड विड 1 एंड 2 जो है वो पैरेलल है। तो वेल्ड विड 1 और 2 तो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा है। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, हमने क्या किया है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पैरेलल फिलेट बेड इफ द जॉइंट सब्जेक्टेड टू बोथ स्टैटिक एंड फटीग। तो एक बार स्टैटिक के हिसाब से निकालना है, एक बार फटीग के हिसाब से निकालना है। स्टैटिक के हिसाब से देखो प्लेट की विड्थ दे रखी है एंड थिकनेस दे रखी है। ठीक है, और मैक्सिमम टेंसाइल एंड शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू टाउ मैक्स एंड सिग्मा टी, हमें क्या दे रखा है, सिग्मा टी दे रखा है 70 मेगापास्कल और टाउ दे रखा है 56 मेगापास्कल। तो लोड P, P इज इक्वल टू फाइंड द लेंथ, एक सेकेंड, लोड की वैल्यू लेट अस से ओके, P की वैल्यू यहाँ से एरिया से निकल आएगी, P इज इक्वल टू स्ट्रेस 56 इंटू एरिया, एरिया कितना है 75 वाइड एंड 12.5 mm थिक, 12.5 इंटू 75। तो P की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, P इज इक्वल टू एरिया इंटू स्ट्रेस 75 इंटू 12.5 इंटू 70, सॉरी ये 70 सिग्मा टी के हिसाब से होगा, ये सिग्मा टी के हिसाब से होती है जो हमारा लोड निकलता है, इज इक्वल टू 65625। तो P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 कंबाइंड अगर हम लगाएं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P की वैल्यू आ गई 65625, 65625 इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 लेट अस से हम ट्रांसफर्स पैरेलल के लिए अगर हम कंसीडर करें P1, तो इसका आंसर ही देख लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था। P1 हमने निकाला
P1 हमने ये माना है इसके केस में, और ये P2 माना है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स के केस में हमने P2 माना है, सॉरी पैरेलल के केस में P2 माना है, ट्रांसवर्स के केस में P1। तो 0.707 S इंटू L1 इंटू सिग्मा टी। तो यहाँ पर ये सिग्मा टी लगा दिया, क्योंकि ये हमने देखा था कि ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेल्ड का जो फेलियर होता है वो सिग्मा टी है, मतलब एक्सियली फेल होता है, और जो पैरेलल जो वेल्ड जो फेल होता है वो शेयर फेलियर होता है। तो P1 में सिग्मा टी लगाया और PT के फॉर्मूले हमने टाउ लगाया, ठीक है। तो यहाँ से टाउ और सिग्मा टू की वैल्यू निकालने के बाद P इज का टू P1 प्लस P2, और L टोटल यहाँ से L2 इज द एक सेकेंड लेंथ ऑफ the effective length of the weld L1 for the transverse weld may obtained by subtracting 12.5 from the width of the plate। width of the plate, अच्छा यहाँ इन्होंने L की वैल्यू जो है वो यहाँ से ले रखी है। अगर ये width of the plate, इसको आप देख लो जरा, ये 12.5 है और ये भी 12.5 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें, ये 75 का तो यूज ही नहीं करा हमने, तो ये 75 है, ये 75 है, 75 mm। कुछ गलत कर रखा है इन्होंने, कुछ चीज़ इन्होंने गलत कर रखी है कि अगर वेल्ड विड्थ हमारी ये हो जाएगी 75 माइनस 12.5। ओके, इन्होंने क्या किया है, ये कंसीडर किया है, इसका मतलब ये जो वेल्ड विड्थ है वो यहाँ से यहाँ तक कंसीडर कर रखी है, और ये जो वैल्यू होगी ये 75 ऊपर तक दे रखी है। कुछ मिस प्रिंटिंग कर रखी है उन्होंने, ये 75 ऊपर तक होगी और इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी 75 माइनस 12.5। तो ये खुरमी ने, मुझे लग रहा है कि ये डायमेंशन गलत दे रखे हैं। ये टोटल 75 है, इफेक्टिव कितना हो जाएगा 75 माइनस 12.5। तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2 और 12.5 डिवाइडेड बाई 2 ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ इस तरीके से उन्होंने L1 की वैल्यू निकल रखी है, ठीक है। तो L1 की वैल्यू पता है आपको, L1 की वैल्यू आपने यहाँ रख दी 62.5, L2 की वैल्यू निकल आई, और L2 की वैल्यू में हमने 12.5 ऐड कर दिया, तो ये स्टैटिक से निकल आया। अब फटीग की केस में बस इतना जान लो, ये जो इक्वेशन हमने पहले लगाई है, ये जो पहले इक्वेशन लगाई है सिग्मा टी, और ये जो टॉर्क है पूरा का पूरा प्रोसीजर वैसे ही रहेगा, बस ये जो सिग्मा टी लगाया है 70, वो 70 ना लगा के हम क्या करेंगे यहाँ पर ट्रांसफर्स के केस में क्या है 1.5, तो सिग्मा टी की वैल्यू 70 अपॉन 1.5 लगाएंगे, और टाउ की वैल्यू 56 डिवाइडेड बाई 2.7 लगाएंगे। बस इतना करना है, बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन के जो स्टेप है बिल्कुल एज इट इज ही रहेंगे। तो यहाँ देखो सिग्मा टी की वैल्यू 70 अपॉन 1.5 लगाई, यहाँ 56 अपॉन 2.7 लगाई, बाकी के सारे स्टेप वही रहे। P1 P2 L1 की वैल्यू वही रही 62.5 ही रही, L2 की वैल्यू इस इक्वेशन में P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 से L2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो मैं समझता हूँ वेल्डेड जॉइंट में इतना ही इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक और है आपका स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट या तो सिंगल वट है, सिंगल वी या डबल वट है। तो सिंगल वी देखो इसमें भी वही रहता है, जो हम थ्रोट की जो लेंथ लेते हैं वो कंसेप्ट वही है, मतलब चाहे आप लेफ्ट जॉइंट लगाओ चाहे बट जॉइंट लगाओ, जो जो फेलियर होगा वो मिनिमम लेंथ के अक्रॉस होगा। जो मिनिमम एरिया है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उस वेल्ड बीट का, उसके थ्रू जो है ब्रेकिंग हो रही है। तो यहाँ भी हम थ्रोट एरिया लेते हैं, तो थ्रोट एरिया के लिए थ्रोट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ द वीट, तो लेंथ ऑफ द वीट जो कि टॉप व्यू में आ रही है इनटू टी, ठीक है, इनटू सिग्मा टी।
into sigma t. The length of the weld it is generally equal to the width of the plate. तो यहाँ जनरली लैप जॉइंट के केस में तो वेरी कर रहा था, L1 L2 विथ के बराबर नहीं था, लेकिन यहाँ जनरली विथ ऑफ द प्लेट के बराबर हो जाता है. P इज इक्वल टू T1 प्लस T2. अगर अगर हमने डबल V जॉइंट लगाया है तो P इज इक्वल टू T1 प्लस T2 इंटू L इंटू सिग्मा T हो जाएगा. ठीक है, तो इट मे बी नोटेड दैट साइज ऑफ द वेल्ड would be greater than the thickness of the plate एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये कुछ इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, इसको आप देख लेना. इन केस ऑफ बट जॉइंट द लेंथ ऑफ द लेग और साइज ऑफ द वेल्ड इज इक्वल टू द थ्रोट थिकनेस विच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ द प्लेट. तो थ्रोट थिकनेस और थिकनेस ऑफ द प्लेट यहाँ पर बराबर होती है. तो बस इसमें ले देके एक ही फॉर्मूला है, P इज इक्वल टू T इंटू एल. T इज द थिकनेस ऑफ द प्लेट इंटू सिग्मा T, और अगर डबल है तो P इंटू T1 प्लस T2 इंटू एल इंटू सिग्मा. तो इसके अब बट जॉइंट के बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल जो है वो आपकी किताब में नहीं है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट न्यूमेरिकल किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ जाता है तो यू शुड रिकॉल दिस टू इक्वेशन. देयर आर सम स्पेशल केस ऑल्सो. ठीक है, अगर तो ये ऑल्दो दिस आर नॉट मेंशन इन योर सिलेबस. ठीक है, ये स्पेशल केस हो गया ट्रायंगुलर सेक्शन का. इफ दिस सर्कुलर फिलेट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, अगर इसमें टॉर्शन लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्शन इक्वेशन हमें लगानी पड़ेगी. टॉर्शन इक्वेशन में शेयर स्ट्रेस हमें मालूम है, टॉर्शन हो सकता है टॉर्शन पूछा जाए या डी की वैल्यू पूछा जाए. जे की वैल्यू क्या होगी ये आपको याद करनी पड़ेगी. जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये इस सेक्शन का पोलर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो ये सेक्शन कोई कॉमन सेक्शन तो है नहीं, है ना. इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे हमें सर्किल का याद रहता है, रेक्टेंगल का याद रहता है, स्क्वायर का पता होता है, तो इस सेक्शन का जो कि वेल्ड बीट का आप टॉप से देखोगे, आप टॉप से देखोगे जो सेक्शन आ रहा है उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. इसको आप याद कर लो. ठीक है, इस इक्वेशन को लगाने के बाद यू विल गेट टाउ की वैल्यू आ गई. तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू 2t अपॉन पाई टी, और टी की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.707 इंटू एस. लेंथ ऑफ द थ्रोट टी इज इक्वल टू एस इंटू साइन 45. तो ये उस केस में है, ये लैप जॉइंट ही कंसिडर किया जाएगा. ये जो जॉइंट किया जाएगा ये लैप जॉइंट ही कंसिडर किया जाएगा. बट जॉइंट के केस में मैंने क्या बताया, जो टी और एस है वो बराबर होगा. तो यहाँ पर टी और एस बराबर नहीं है. एक बार हमने टाउ की वैल्यू यहाँ से निकाल ली इस फॉर्मूले से. फर्दर टी की वैल्यू हमने लगा दी एस इंटू साइन 45. यू विल गेट दिस आफ्टर सॉल्विंग, यू विल गेट दिस. तो ये फॉर्मूला आप याद रख लो बस. इसमें इस फॉर्मूले के बेसिस पे सीधे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे. नेक्स्ट केस इज दिस इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट. दिस सेम सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट. यानी कोई लोड लग रहा है इसमें, तो उसके लिए सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, m बाई z इज इक्वल टू m बाई z. सिग्मा v इज इक्वल टू वेयर z इज इक्वल टू आई वाई वाई. तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई वाई वाई. तो इसमें भी उन्होंने किताब में सब डायरेक्ट दे रखा है, सेक्शन मॉडुलस निकाल दिया है z. तो यहाँ से सिग्मा v m बाई z हो जाएगा, और अगेन t की वैल्यू की जगह हम s40 sin 45 रख देंगे. तो ये फॉर्मूला अगर हम याद कर लें, सिग्मा b मैक्स, ये फॉर्मूला बस याद कर लें, डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल होगा. नेक्स्ट अनदर केस है, ये टी जॉइंट है, इसमें टॉर्शनल मूवमेंट लग रहा है. तो वही है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, टॉर्शन इक्वेशन निकाली है. तो वहाँ से इस इक्वेशन को हमें याद करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन आने हैं. तो एक बार देखो आप खुरमी की किताब से, इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं सम स्पेशल केसेस. तो यू कैन सी ये बहुत ही एक एक लाइन के क्वेश्चन है. कैन सी ये क्वेश्चन सीधे फॉर्मूले बेस हैं. ये फॉर्मूला लगा दिया, दिस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टॉर्शन, और ये टी सेक्शन सब्जेक्टेड टू टॉर्शन. इसमें भी हमने सीधा फॉर्मूला लगा दिया.
ठीक है, जो फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाला फॉर्मूला सीधा 4.242 इंटू टी, और जो भी पूछा गया है, जो भी अननोन है तो एक दो नंबर बस आप ये जो है, ये 3 केस जो मैंने लास्ट में लिख रखे हैं, इसके बस फॉर्मूले याद कर लो, लास्ट के ये फॉर्मूले याद कर लो, क्वेश्चन इसमें सीधा सीधा आएगा। ठीक है, यू विल गेट द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्रॉम माई साइड दिस वेल्डेड जॉइंट इज ओवर नाउ, तो यू कैन आस्क द कैरियर्स।